ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यह खाओ स्वस्थ रहो परफेक्ट डाइट प्लान से प्रभा आप सबका स्वागत करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस के विषय में। मित्रों, ये एक ऐसी समस्या है जो जिसको होती है उसको सांस लेने में समस्या होती है, खांसी बहुत ज़्यादा आती है, बलगम निकलता है, कभी कभी सूखी खांसी भी होती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी सामान्य होता है तो थोड़े दिनों में ठीक भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये समस्या किसी को कुछ कारणों से लंबी हो जाती है तो ये सालों भी चल जाती है। सालों खांसी ठीक नहीं होती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो आइए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और यदि आपको ये समस्या है मित्रों, आप प्रश्न करने से पहले वीडियो पूरा देखिए, प्रत्येक निर्देश को ध्यान से सुनिए। यदि आप निर्देशों को पूरा ध्यान से सुन के पालन करते हैं, क्योंकि मैंने अपने और वीडियो पे देखा है कि हम जिस समस्या पर वीडियो बनाते हैं लोग उस पर कमेंट करके पूछते हैं मुझे यही प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं। अरे भाई, जब आपकी समस्या पर वीडियो तो कृपा करके वीडियो पूरा देखिए, पालन करिए ताकि आपको समाधान मिले। अब आप मुझसे प्रश्न करें तो मैं एक ही उत्तर देने वाली हूँ कि वीडियो आपकी समस्या पर है, निर्देशों का पालन करिए, क्योंकि और मैं क्या बताऊँ आपको, पालन किया नहीं आपने। तो इसलिए मैं आपको ये पहले प्रार्थना करती हूँ। और मित्रों, यदि आपको ये समस्या है तो अभी मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ से थोड़ी तकलीफ हो रही है, यानी कि आपको सांस लेने में नाक में सूखापन है, तो आप एक काम करिए, आपके घर में नारियल तेल हो या बिना स्मेल वाला, यानी कि जो नेचुरल स्मेल वाला नारियल तेल हो या ये बादाम रोगन हो, पतंजलि का कोई भी हो, नहीं है तो आपके रसोई में घी होगा, 1-2 बूंद घी ले लीजिए, 1 से 2 बूंद, ज़्यादा मत लेना, उसमें काम हो जाएगा। और थोड़ा सा ऐसे लेके नाक के अंदर ऐसे लगा लीजिए, छोटी उंगली लेके ऐसे लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। नाक के अंदर ऑयलिंग कर देना, जहाँ आपको सूखापन महसूस होता है ना, पूरे में आपको ऑयलिंग कर देना है और दोनों ही नाक में आप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप इस वीडियो को सुनेंगे, क्योंकि यदि आप ये कर लेंगे तो वीडियो पूरा होने तक आपको सांस लेने में कैसा लग रहा है आप खुद बताएंगे। यदि आपने ये अभी लगा लिया है तो आप एक बात का विश्वास कर लीजिए कि आप अपने ब्रोंकाइटिस को, आप अपनी श्वसनी शोथ को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। बस समय कितना लगेगा, जितने साल का आपको रोग है उतने महीने दीजिए ठीक होने के लिए। और उसके अलावा आप पालन कितना करते सब कुछ उस पर निर्भर करता है। जितने निर्देशों का पालन करेंगे मित्रों, उतना ही जल्दी आपको समाधान मिलेगा। और असर आपको, यदि आप नाक में घी तेल डालना, स्वास्थ्य नियम का भी पालन करना शुरू करेंगे तो आपको 1 से 2 दिन में असर अच्छे से दिखने लग जाएगा। आप बोलेंगे वाकई ये काम करता है। तो चलिए अब हम इस विषय को पूरा अच्छे से स्पष्ट करके समझ लेते हैं। मित्रों, श्वसनी शोथ होता क्या है, यानी कि ब्रोंकाइटिस क्या है, पहले मैं आपको वो स्पष्ट कर दूं। ब्रोंकाइटिस एक ऐसी समस्या है मित्रों, हमारे नाक और मुंह, ये जो 2 अंग हैं, इसमें से हमारे अंदर कुछ जाता है। जैसे हम जो मुंह से भोजन करते हैं वो आहार नाल के द्वारा जठर में जाता है, वही हम जो सांस लेते हैं हवा के रूप में, कभी कभी तो नॉर्मल तो नाक से ही सांस लिया जाता है, लेकिन जिनकी नाक नहीं खुली होती कुछ लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, जैसा कि आप लोग भी अभी जानते होंगे, कर ही रहे होंगे। तो वो भी जो हवा जाती है ना मित्रों, वो हवा श्वास नली के माध्यम से हमारे फेफड़े में जाती है। जो श्वास नली होती है ना, उसको श्वसनी हिंदी में कहा जाता है। तो श्वसनी में सूजन यानी कि शोथ, सूजन को शोथ कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं, उसको हिंदी में श्वसनी शोथ कहते हैं। तो मित्रों, उस श्वास नली में सूजन आना या उसमें सिकुड़न होना या उसमें घाव होना, उसमें कभी कभी फूल जाता है, गुब्बारे जैसा फूल जाता है, उसमें कफ बनने की ही क्रिया को श्वसनी शोथ या ब्रोंकाइटिस का नाम दिया गया। अब मित्रों, जब इसमें खांसी आती है, जो बलगम होता है उसके कारण जो खांसी आती है, तो इसमें जो हलन चलन होती है उसके कारण फेफड़े और श्वसनी यानी कि जो श्वास नलिका होती है वहाँ कई बार घाव बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं बता दूं आपको कफ कैसा कैसा निकलता है। यदि आपकी श्वास नली सिकुड़ रही है, यानी कि उसमें सिकुड़न जैसी आ गई, सूखापन आ गया, तो कई बार आपको सूखा सूखा सा कफ निकलेगा, यानी कि कुछ हरा सा, कुछ अलग से रंग का कफ निकलेगा। और नॉर्मल कफ पीले रंग का होता है, आप सब जानते हैं। लेकिन जब ये घाव जैसे हो जाते हैं, यानी कि जो सूजन की वजह से घाव हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार कफ ब्राउनिश या कुछ ऐसे कलर का निकलता है, जो कई बार हमें डरा देता है कि कहीं खून तो नहीं आ रहा है, ऐसी समस्या हो जाती है। तो मित्रों, यदि आपके साथ ये समस्या है तो अब आप आगे के निर्देशों को ध्यान से सुनिए। मित्रों, यदि आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं वर्तमान में, जैसे कि आप एलोपैथिक दवा से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपने छोटी छोटी वीडियोस देखे जिसमें आपको बताएगी कि हल्दी का, ये सौंठ, काली मिर्च, इसका काढ़ा पीजिए, इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम हो जाएगा। और ये काढ़े वगैरह जो आप पीते हैं तो इसमें भी कई बार हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि कफ का रोग है ना ये। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि हम इसमें कफ का रोग होने की वजह से इसमें हम यदि गर्म चीज़ें लेंगे तो कफ शांत हो जाएगा। लेकिन मित्रों, ये जो रोग है इसमें घाव यदि हो गए हैं तो ये मूलतः पित्त का रोग बन जाता है। जी हाँ, घाव जो होते हैं, जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, पित्त से ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ ही कई बार वात और कफ
यानी कि डिसबैलेंस होता है, तो ये समस्या खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मात्र कफ के लिए गर्म चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो इससे कई बार आपके शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, जैसे कि पेट में गर्मी होना, आपके सर में जलन होना, आंखों में जलन होना, चुभन होना, और पूरे शरीर में किसी किसी को तो ज़्यादा दवा खाने के बाद इतनी गर्मी बढ़ जाती है। तो ये समस्या कई बार दवाइयाँ खाने से भी और कई बार घरेलू उपचार से भी हो जाती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि पूरे निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद समझ के पालन करेंगे तो फिर आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको सारे निर्देश बहुत क्लियर देंगे कि आपको क्या करना है। हर जो निर्देश हम देते हैं उसमें स्पष्ट कर देते हैं, और जो आपको हम स्पष्ट नहीं करते हैं कि वो सबके लिए कॉमन हो जाते हैं, तो उसको सबको पालन करना होता है। यदि करते हैं तो समाधान है। अच्छा, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये होता क्या है, इसमें कफ कैसा था, आपको समझने में आसानी हो रही, ऐसी मेरी आशा है, आप समझ पा रहे होंगे। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं कि ये होता, इसमें जो दो प्रकार होते हैं, होता कैसा कैसा है, जिसमें एक को एक्यूट यानी कि सामान्य, यानी कि उसको हम थोड़ा नॉर्मल मान लेते हैं कि ज़्यादा समस्या नहीं देता है, जटिल नहीं होता है, और दूसरा होता है क्रॉनिक, जिसे हम हिंदी में जटिल ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं, यानी कि जटिल श्वसनीय शोथ कह सकते हैं। मित्रों जो सामान्य जो होता है ना, जिसको हम एक्यूट ये ब्रोंकाइटिस कहते हैं, उसमें क्या होता है, जब आपका कहीं मौसम बदलता है, ऋतु बदलती, कोई स्मेल वगैरह लग गई, तो ऐसी स्थिति में कई बार जो सांस में जो चले जाते हैं, जो मिट्टी के कण या धूल कण या धुआं वगैरह जो चला जाता है, उसके कारण से जो समस्या होती है ये 5-7 दिन में, 10 दिन में समाप्त हो जाती है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता है, इसलिए ये जल्दी क्योर हो जाती है। और ये समस्या ज़्यादातर बच्चों को होती है, बड़ी उम्र वालों को नहीं होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कई बार हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों में जो रोग प्रतिकारक क्षमता कभी कभी कम होती है, तो ऐसी स्थिति में उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो जल्दी जल्दी जिनको होता है, उनको ये समस्या जल्दी हो जाती है। तो आप उनको इससे बचाएंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। यदि आपका बच्चा है तो हमारी प्लेलिस्ट है बाल योग और शिशु रक्षा। छोटा बच्चा 2 साल के अंदर तो शिशु रक्षा के वीडियो देखिएगा या तो बाल योग के वीडियो देखिएगा, तो उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे कि आप अपने छोटे से बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम बुखार से कैसे बचाएं, और वो बचा पाएंगे तो आपको ये आगे की ब्रोंकाइटिस की समस्या नहीं आएगी। तो आप देखेंगे, पालन करेंगे तो हो जाएगा। अब ये सामान्य मैंने आपको बता दिया, एक्यूट जो होता है उसमें ज़्यादा समस्या नहीं होती, पर हाँ होती है क्योंकि बलगम भी बनता है, ये चीज़ें होती हैं। पर वहीं जब क्रॉनिक हो जाता है, जटिल हो जाता है मित्रों, जब ये जो एक्यूट जो होता है ना, ये साल में 5-6 बार हो जाता है, बार बार होता रहता है, तो कई बार वो जटिल यानी कि क्रॉनिक का रूप भी ले लेता है। और मित्रों क्रॉनिक जो होता है उसके सबसे बड़ा जो कारण पाया गया है वो धूम्रपान का सेवन पाया गया, यानी कि जो सिगरेट बीड़ी तम्बाकू जो बीड़ी बना के या सिगरेट बना के जो लेते हैं, क्योंकि ऐसे नशे लोग करते हैं, जो धुआं वाला जो नशा है ना मित्रों, और जो धुएं में ज़्यादा रहते हैं, उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, उनको लगातार बना भी रहता है। इसीलिए कहा जाता है धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान हमारे फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं होता। अब मित्रों धूम्रपान में 2 तरीके भी होते हैं। कुछ लोग होता है जो बीड़ी सिगरेट वो मुंह से सीधा ऐसे लगा के पीते हैं, तो वो क्या करते हैं, मुंह में भरा और निकाल दिया, तो उनका मुंह में वो कड़वापन आ जाता है और उसके वो निकाल देते हैं, उनका नशा हो जाता है, काम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खींच के लेते हैं, यानी कि जैसे हुक्का किया लंबा जो खींच लेते हैं ना, इससे उनकी श्वास नली से लेकर फेफड़ों तक वो चला जाता है। और कई बार कुछ लोग ये एक अभ्यास बना लेते हैं कि नाक से धुआं निकालना है, तो ऐसी स्थिति में वो अंदर तक जाता है, तो ये समस्या जटिल कर देता है। यदि आप धूम्रपान करते हैं और मुंह से मुंह में ही निकाल देते तो उतना ज़्यादा समस्या नहीं देता, समस्या तो वो भी देगा, उतनी ज़्यादा नहीं देता, पर जब ये खींच लेते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। तो आप जरा यदि करते हैं तो थोड़ा इस पे भी ध्यान दीजिए। नशा बंद कर देंगे तो सबसे अच्छा काम है, क्योंकि नशा कभी किसी का भला नहीं करता है, इतना आप समझ सकते हैं। और वैसे यदि धुएं वाले वातावरण में आप रहते हैं, धूल और धुएं के वातावरण में, तो इससे आपके श्वसनी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो मित्रों इसके लक्षणों में मैं आपको बता दूँ क्या होता है। कि जैसे कि आपको मैंने कहा कि ये पूरा यहाँ से गड़बड़ हो रही है, यानी कि श्वास नली पूरी जाम हो जाती है, सूजन आ जाती है, सूखने लग जाती है, घाव हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, कफ बनने लग जाता है। तो ये क्या होता है मित्रों, कारण क्या होता है इसमें, लक्षण के साथ कारण भी बताऊंगी। कि जब आपकी नाक से सांस नहीं चलती, जो मुंह से सांस चलती है ना मित्रों, मुंह से जब सांस चलती है तो जो नाक में तो छोटे छोटे बाल होते हैं तो कचरा यहीं रुक जाता है, लेकिन मुंह से जब सांस चलती है तो सारा कचरा या तो गले में या उसके आगे जाके श्वसनी यानी कि श्वास नलिका में जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन पैदा करता है। उसके बाद आप जो तीखा वगैरह जो खाते हैं, खान पान जो आपका है, उसमें जो आप तीखा वगैरह खाते तो है तो शरीर एक ही ना, तो उसमें जो एसिड बनता है जो ऊपर को आता है, वो जो रिफ्लेक्ट होकर नीचे कई बार जाता है, नहीं कि ऊपर निकला तो ठीक है, पर कई बार वो सांसों में भी घुल जाता है, तो उसका जो गर्माहट है वो सांसों में जाती है, तो इससे भी हमारी जो ये जो श्वास नलिका है उसमें जलन और चुभन ये पैदा हो जाती है, घाव वगैरह हो जाते हैं, उससे भी हो जाते हैं।
उसके अलावा नशा तो मैं अच्छे से बता ही चुकी हूँ। और उसके साथ ही कभी कभी जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है उनके साथ भी समस्या होती है, और किसी किसी को टीबी की प्रॉब्लम होती है, टीबी की समस्या के साथ भी समस्या खड़ी हो जाती है। और कई बार जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसे ना जाने कितने सारे रोग हैं, एक रोग है जिसके लिए वो दवाइयाँ खा रहे हैं, पर जो दवाइयाँ उनको एसिड बढ़ा रही हैं, जो बॉडी में एसिड पैदा कर रही हैं, वो एसिड जो है वो भी कई बार कारण बन जाता है आपके श्वसनीय स्रोत के होने का। तो मित्रों, कारण भी मैंने आपको बता दिए। अब इसके लक्षण मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि आपको सांस लेने में समस्या होती है, कि जैसा कि कहा सांस नहीं चल रही है, और ऐसी स्थिति में जब सांस नहीं चलती तो हमारे फेफड़ों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो थकान। और कई बार मैं आपको एक एक्शन बता दूं कैसे होता है। ये जो स्थिति बनती है ना थकान वाली, एकदम ऐसा होता है कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी जो स्थितियां बनती हैं ये इसका लक्षण होता है मित्रों। तो थकान, घबराहट होना, सर में दर्द होना, बेचैनी होना, और ये सारे कारण जो बनते हैं वो इसके कारण से ही बनते हैं। और मित्रों, जब ये स्थिति खड़ी हो जाती है तो आप कितने भी प्रयास करिए, कई बार आप अपने मन को नॉर्मल नहीं रख पाते। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा आना, बेचैनी बढ़ना, और साथ ही नाक बंद होना, क्योंकि नाक बंद है पहले ही बता दिया है, तो नाक बंद है उसके कारण शरीर में पीड़ा होना। नाक बंद है जो कहा ना, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता तो शरीर में पीड़ा होना। और कई बार किसी किसी को जब एसिड बढ़ जाता है ना तो उल्टियों पे उल्टियां होने लग जाती हैं, बहुत सारी उल्टियां होती है, क्योंकि एसिड बढ़ता है, अंदर कुछ भी डालो तुरंत रिफ्लेक्ट मार के वो बाहर निकाल देता है। तो ऐसी स्थिति बनती है मित्रों, तो ये बहुत ही भयानक होती है। और ऐसी स्थिति में आपका ट्रीटमेंट करना बहुत सामान्य नहीं होता, बहुत क्रॉनिक होता था, जटिल हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है मित्रों, वो हम आपको विस्तार से बताएंगे ताकि आप उस बात को समझ सके, क्योंकि हमने आपको कारण बता दिए, लक्षण बता दिए। और मित्रों इसको जितना डिटेल में बताऊं, क्योंकि मैंने आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, बता दूं कि आपकी कारण कुछ भी हो सकता है, पर आपको श्वसनीय स्रोत है ब्रोंकाइटिस है, तो आप अब जो हम आपको आगे निर्देश देने जा रहे हैं उसका पूरा पालन करेंगे तो आप अपनी इस समस्या से समाधान पाएंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, एसिड बढ़ता है, नाक से सांस नहीं चलता है, तो नाक में तेल डालना लगाना मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने जो पहली प्लेलिस्ट दी है दवा मुक्ति की दी है, जिसमें हमने आपको बहुत सारे रोगों पर वीडियो दी है, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको कोई भी रोग हो आप उसको घर में कैसे ठीक कर सकते हैं, और यदि आप उस रोग को ठीक कर लेंगे तो उस रोग की जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं जिसके कारण आपका पित्त बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, तो आप अपने आप को नॉर्मल कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में यदि आपको कोई रोग है तो देख लीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिलेगा। उसके बाद स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट के आपको वीडियो देखने हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको नाक में तेल क्यों डालना है, कैसे डालना है, और पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्योंकि पानी जब आप कम पीते हो तो पित्त बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, और जब पेट साफ नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वात भी विकृत हो जाता है और कई बार कफ भी विकृत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसमें आपको पानी का लेवल सही करना है। और कई बार जो हमारे शरीर में जो रोग आते हैं ना, हमारे खान पान रहन सहन की गड़बड़ियों से आते हैं, तो आपका खान पान रहन सहन कैसा होना चाहिए हमने सारा स्वास्थ्य नियम में बताया, तो पालन करिए। आपकी शुरुआत वहीं से हो जाएगी कि आपका ब्रोंकाइटिस ठीक होने लग जाएगा। उसके बाद आपको प्राणायाम करना है। अब जब आप प्राणायाम करेंगे ना मित्रों, प्राणायाम के साथ हम आपको एक्यूप्रेशर भी बताएंगे ताकि आप उसको अच्छे से कर पाएं। मित्रों, प्राणायाम में आपको कौन कौन से प्राणायाम करने में आपको बता दूं। मूल प्राणायाम आपको जो करना है, सबसे पहले आपको सीधा बैठना सीखना है। अगली प्लेलिस्ट हमने दी है संपूर्ण प्राणायाम की, उसमें आप सीधा कैसे बैठना उसको सीख पाएंगे। जब सीधा बैठना सीख जाएंगे तो उसके बाद आप बैठेंगे, ऐसे बैठ पाएँ सारे से जैसे आप बैठ पाएँ। उसके बाद आपको सबसे पहले करना है भस्त्रिका प्राणायाम। स्वास्थ्य नियम का पालन कर ही रहे हैं, उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आप सांसों पे ध्यान करेंगे। यदि आप जोर से सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको थकान हो रही है, नॉर्मल सांस लेंगे। उसके साथ धीरे धीरे आपके फेफड़े खुलना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ आपका सांस लेना आसान हो रहा है। उसके बाद आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके पित्त की स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना है। और यदि पित्त ज़्यादा बढ़ा है तो कपालभाति नहीं करना है, कपालभाति के वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन संपूर्ण प्राणायाम में जो वीडियो दिए हैं उसके बाद आपको बाह्य प्राणायाम अग्निसार करना है, पर पित्त बढ़ा है तो ये सब नहीं करना है। आपको पित्त बढ़ा है तो आपको भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और उसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, ये सारे प्राणायाम करें। और जब आप प्राणायाम वाली वीडियो देखेंगे ना मित्रों, आप कौन सा प्राणायाम कौन सी स्थिति में कैसे कितना कर सकते हैं हमने स्पष्ट बताया, आप समझ पाएंगे और समझेंगे तो कर भी पाएंगे। और समझना बहुत ज़रूरी है, एक वीडियो समझ में ना आए तो 4-4 बार देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप प्राणायाम करेंगे ना उसके साथ आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दे सकते हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट देने से आपको काफ़ी जल्दी आराम होता है। मित्रों, हमारे शरीर में मैंने कई बार आपको बताया कि हमारा जो बॉडी है
हमारे इस पूरे हाथ में है। तो हमारा जो ये जो हिस्सा है ना, ये हमारे सर का भाग कहा जाता है। तो मित्रों ये जो है हमारे गले का हिस्सा है, और हम जब श्वसनीय स्रोत होता है ना, तो गले से थोड़ा नीचे ये हिस्सा जो है ना, हमारा गला और ये सारा प्रभावित होता है, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से हमारे फेफड़े शुरू हो जाते हैं ना, तो फेफड़ों में हमारे वो श्वास नलिका बढ़ जाती है, तो यहाँ तक जो समस्या होती है ना, वो श्वसनीय स्रोत कही जाती है। तो आपका जो हाथ में जो हिस्सा बनता है ना मित्रों, वो कहाँ बनेगा, आपका जो अंगूठा है ना, वहाँ से लेकर नीचे तक का हिस्सा, ये आपका श्वसनीय स्रोत का हिस्सा माना जाता है। और उसमें कई बार फेफड़ों में जो सांस ठीक से नहीं चलती, तो जो फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है ना, तो ये जो हमारा जो ये जो लाइन होती है ना हमारी, ये जो लाइन है, इसके जो अंदर का हिस्सा ये फेफड़ों का हिस्सा माना जाता है। तो हिस्सा फेफड़ों का होता है। जैसे हम ऐसे पकड़ रहे हैं ना, ये जितना हाथ में आ गया है, इसको फेफड़े कहा जाता है। ये हिस्सा हमारा फेफड़ों का है, और ये पूरा कफ का एरिया है। तो कफ की समस्या आपको बढ़ी हुई है, तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अब आपको मैं कलर लगाना भी बताऊंगी, और साथ ही आपको पॉइंट कैसे देना वो भी बता देती हूँ। कलर में आपको लगाना है, आपको ध्यान पहले क्या देना है, यदि आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपको बहुत अलग से ट्रीटमेंट हो जाएगा। यदि आपको कफ की समस्या है, तो आपको कफ की समस्या यानी कि आपको कफ पीला पीला निकल रहा है और आपको नीला नहीं है, हरा नहीं है, तो आपको क्या करना है, पीला कफ निकल रहा है तो आपको लाल रंग इस हिस्से में लगाना है। मैं लगा के बताऊंगी, पर मैं नीला रंग लगा के बताऊंगी क्योंकि लाल मैं लगा नहीं सकती, मेरे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। तो यदि आपको कफ है, नीला नहीं, मैं फिर आपको हरा लगा के बताऊं, क्योंकि आप गड़बड़ ना कर ले, नीला लगा के लिया तो ठंडक बढ़ जाएगी, हरा लगाना बेटर है आपके लिए। तो हरा रंग आपको कैसे लगाना है कि आपके फेफड़े एक्टिव करने हैं, तो और श्वास नलिका को आपको एक्टिव करना है, तो आपको क्या करना, हरा रंग इस तरह से लगा लीजिए इस हिस्से में। ये जहाँ मैंने आपको बताया ना कि गले का हिस्सा आता है, ये इस हिस्से में ऐसे ऐसे करके पूरा इस तरह से इसको लगा लेंगे। तो ये आपका जो गले का हिस्सा है, जहाँ से आपकी श्वसनीय यानी कि आपकी जो ब्रोंकाइटिस की जो नलिका वो गई हुई है, तो उसमें आप इस तरह लगा देंगे, तो ये आपकी उसको एक्टिव कर देगा। पर ध्यान रखिए, यदि आपको कफ सूखा महसूस हो रहा है, आपको सूखी खांसी आ रही है, तो आप इसको लगाइए। पर बहुत ज़्यादा सूखी खांसी है तो इसकी जगह आप नीला कलर यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी, पित्त बढ़ा है, तो आप इसकी जगह नीला भी यूज़ कर सकते हैं। नीला यानी कि ठंडक देने वाला, हरा यानी कि एक्टिव करने वाला होता है। और आपको हरा रंग आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हैं, मार्कर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर में वाटर कलर हो वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी पर हरा रंग होना चाहिए या नीला रंग होना चाहिए। पर जिनको कफ की मात्रा ज़्यादा है, कफ ज़्यादा निकलता है, तो उनको इसी की जगह लाल रंग यूज़ करना है। अब मैंने कोई देख के नहीं लगा, बस ऐसे से लगा दिया। आप इसको पूरा हरा भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको हरा पूरा करके दिखा दूँ कैसे। ये देखिए इस तरह से पूरा आप इसको हरा कर दीजिए। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया। आप इस तरह से पूरा भी हरा कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। उसके अलावा मित्रों, यदि आपको बार बार सर्दी होती है, तो आप क्या करेंगे, एक लाल रंग का पेन यहाँ लगा लेंगे। ये जो नाखून है ना, पहला मैं लगाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे इससे गर्मी बढ़ जाती है, पर मैं आपको नीला लगा के दिखा देती हूँ कि आपको नीला नहीं लगाना है, आपको लाल लगाना है। आप क्या करेंगे, मार्कर हो, स्केच पेन हो, कोई भी पेन हो चलेगा, या लाल रंग का आलता भी घर में है ना, उसको भी लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, आपको इस किनारी से पूरा खाली इस तरह किनारी से, जो पहली उंगली है, लेफ्ट हैंड की जो पहली उंगली है ना, इसकी किनारी पर आप इस तरह, मैंने नीला लगाया पर ध्यान रखें आपको लाल लगाना है। जिनको कफ की प्रॉब्लम है, जिनको कफ की वजह से खांसी, और एक लाइन यहाँ ऐसे लाल बना देनी, बस ये काम आपको करना है। ये आपकी कफ की समस्या में आपको समाधान देगा। और ये यदि आप करते हैं तो ये आपको सूखी खांसी है उसमें आराम देगा। पर कफ वाली खांसी तो ध्यान रखिए आपको लाल रंग लगाना है। और बहुत ज़्यादा बलगम है, अति बलगम है, तो फिर आपको ऑरेंज कलर का प्रयोग करना है इतने ही हिस्से में। ध्यान से सुनिएगा, ऑरेंज कलर का प्रयोग करना है। और यदि कफ लगता है कि फेफड़े में भी जाम है, तो आप उस कलर को आप यहाँ से नीचे उतार के, मैं नीला रंग लगा रही हूँ अभी, आप ऑरेंज या लाल लगा सकते हैं। जिसको कफ छाती में, फेफड़े में बहुत ज़्यादा जाम है, वो यहाँ पे पूरा ऐसे, ये जो पूरा है ना, यहाँ पे ऐसे करके एक आकार बना लीजिए। आप लाल, या ध्यान रखिए आपको नीला नहीं करना है, लाल या आपको करना है कैसा, पीला, ठीक है। ऑरेंज भी ले सकते हैं, लाल, पीला, ऑरेंज, कोई भी कलर ले लीजिए। जितना कफ ज़्यादा है, कम कफ है तो लाल लीजिए, और ज़्यादा कफ है तो आप ऑरेंज ले लीजिए। ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा है मेरी ऐसी, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट करके बताया, और मैंने कई बार बताया, एक ही बात मैंने कई बार बताई है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। और उसके अलावा इन पॉइंटों को आप दबा सकते हैं। ये मैंने एक बोतल ले रखी, छोटी सी बोतल है। आप बोतल से धर ना हो तो ये आपकी पेंसिल हर घर में मिल जाती है। पेंसिल का पीछे का हिस्सा ऐसा होता है, तो बस उससे आप ऐसे ऐसे करके दबाइए। और यदि आपको पेंसिल से नहीं दबाते बन रहा है, क्योंकि आप ऐसे दबाएंगे आपको दर्द होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। ये जितने भी अंदर के पॉइंट है इसमें दर्द होगा, आप उसको दबाइए। और
दूसरा तरीका होता है आप इस तरह से दबा सकते हैं। आप ऐसे हाथ रख लीजिए और ऐसे ऐसे करके फेफड़ों के पॉइंट दबाइए। इससे आपको सांस ये दर्द बहुत होगा और धीरे धीरे आपके फेफड़े खुलने लग जाएंगे और यहाँ पे आप दबाएंगे। तो जब आप प्राणायाम करते करते भी इसको करेंगे, वैसे तो प्राणायाम करते समय सांसों पे ध्यान करना है, बस यदि आपका मन भटक रहा है तो ये कर लीजिए, वरना आप बैठे हैं तो आप इसको दबा सकते हैं। पर ध्यान रहे मित्रों, खाना खाने के 3-4 घंटे बाद इनके पेट हल्का होना चाहिए और खाली पेट आप इनको कभी भी दबा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कभी कभी किसी को वॉमिटिंग होने लग जाती है, इसलिए हम बताते हैं कि खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आप दबाइए, पेट हल्का होना चाहिए, ऐसी कंडीशन आपकी बन जानी चाहिए। तो ये पॉइंट आपको स्पष्ट हो गए होंगे। अब मैं आपको एक ये भी बता दूं कि दाने आपको कौन से चिपकाने हैं। अब मित्रों कभी कभी क्या होता है ना, गले में बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, तो जब गले में पीड़ा होती है तो आपको क्या करना है, एक पेपर टेप आता है, पेपर टेप, ये पेपर टेप आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अब पेपर टेप जो आप लाएंगे ना, एक ध्यान दीजिएगा कि आपको जो पेपर टेप लेना है, मेरे को इसका किनारा नहीं मिल रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अभी मेरे नाखून काटे हैं मैंने तो किनारा नहीं मिल रहा है इसका मेरे को, हाँ मिल गया। तो ये पेपर टेप आपको जो लेना है ना, ये ध्यान रखिए कोई मेडिकल पेपर टेप ही लेना है और आप सेलो टेप वगैरह कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं ले सकते, इसमें नहीं काम करेगा। तो आपको क्या करना है, ये देखिए इसको आपको लेके आप इसको काट लीजिए। मेरे पास अभी कैंची नहीं है तो मैं इसको मुंह से थोड़ा काट लेती हूँ, हम कभी कभी जल्दबाजी में कर लेते हैं, कैंची होती तो कैंची से करते हैं। तो आप क्या करना है, यदि आपको कफ है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ आपने पीला कलर लगाया ना, पीला या ऑरेंज या लाल, तो आपको मेथी लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपको सूखा, यदि आपने हरा कलर या नीला कलर लिया है तो आपको उसमें फिर राई का दाना प्रयोग करना है। राई का दाना आपको कैसे लेना है मैं आपको बता दूं, मोटी पतली पीली कोई भी राई ले लीजिए, राई का दाना होना चाहिए और उसको ऐसे आप इस पर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आप लगा लेंगे, मैंने लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए राई लग गई है, थोड़ा अच्छे से लगा लेंगे ताकि ठीक से लग जाए। ओए हाँ कोई बात नहीं, छूट गई, फैल गई है, दिक्कत नहीं है, मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह लगा लेना। उसके बाद इसको क्या करना है, जहाँ ये जो गले का पॉइंट है ना, तो उसको आप आराम से ऐसे करके पकड़िए और इसको टाइट करके आपको ऐसे करके दबा देना है। कहाँ पे, गले के पॉइंट पे। देखिए आराम से इसको आप पैक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आपके दाने चुभेंगे, आगे के हिस्से में दर्द होता है ना, तो यहाँ आपके दाने चुभने चाहिए, अच्छे से टाइट होकर लगना चाहिए ताकि ये दाने आपको यहाँ से चुभन महसूस करवाएं। तो ये जब आप लगाएंगे ना मित्रों, इससे आपको गले के जो पॉइंट हैं वो हिलते रहते हैं, दबते रहते हैं, जिससे आपको काफ़ी जल्दी गले के पॉइंट दबने से आराम मिलता है। और ये आप रोज़ कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, इसको 24 घंटे भी आप लगा के रख सकते हैं। पर इसको लगा करने के बाद आप हाथों को गीला नहीं कर सकते, क्योंकि गीला करेंगे ना तो आपका ये निकल जाएगा, यानी कि आपका जो पेपर टेप है वो निकल जाएगा, जिससे उसका लाभ नहीं होगा। तो इसको जब आप काम वाम कर चुके हैं, महिलाएं तो काम वगैरह कर चुके हैं, आपको हाथ गीला नहीं करना है तो लगा के आप बैठ जाइए, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाथ सूखा रखिए, एक दिन इस हाथ में लगाइए, दूसरे दिन इस हाथ में लगा लीजिए। ये पेपर टेप आप ऐसे लगा सकते हैं, एक ही हाथ में लगाना जरूरी नहीं है। आज इसमें लगाया, कल इसमें लगाइए, फिर परसों इसमें लगाइए, अगले दिन इसमें लगाइए। इस तरह आप इसका प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं मित्रों, आपको और क्या करना है। आपको गले में जो गड़बड़ है उसके लिए गरारे करने हैं, यानी गले में जो छाले वगैरह हो गए हैं, गरारे आप किससे कर सकते हैं, आप गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी लीजिए, जितना आप सहन कर सकते हैं, उसमें नमक के गरारे भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, या फिटकरी, मराठी में त्रुटि बोलते हैं, एलम भी, इंग्लिश में शायद एलम बोलते हैं, हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, फिटकरी बोलते हैं। फिटकरी ले लीजिए और इतनी बड़ी जो फिटकरी का टुकड़ा है, पानी का स्वाद बदल जाएगा, पानी का हल्का सा रंगत बदल जाती है, उसमें थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाता है, तो उसको 5-6 बार घुमा लीजिए पानी में, गुनगुने पानी में। उसके बाद उसको क्या करना है, मुँह में लीजिए, जैसे गरारे करते हैं ना, गला दबा के गरारे करिए और उसके बाद उसको आपको थूक देना है। जी हाँ, थूक देना है। और ये 1 गिलास पानी से आप दिन में 2 से 3 बार गरारे करिए। ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसको खाने पीने का कोई नियम नहीं, कभी भी कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी आराम होगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, यदि आपको समस्या कफ की है, क्योंकि इसमें कुछ खान पान का भी आपको पालन करना होगा ताकि आपको उसमें आसानी हो जाए। अब आपको इसमें खान पान का क्या पालन करना है मैं आपको बता दूं मित्रों, ये जो समस्या है इसमें कई बार चिकनापन कम हो जाता है। यदि आपको सूखी खांसी ज़्यादा आती है तो आपके भोजन में आपको तेलीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिसमें अखरोट है, बादाम है, मूंगफली है, इनका सेवन आप कर सकते हैं। यदि वात कारक है तो, यानी कि सूखापन ज़्यादा है तो, पर इन जो चीज़ों को आप लेंगे वो भिगा कर लेंगे, क्योंकि ऐसे आप लेंगे तो इससे वो आपके शरीर में तो जाएंगे लेकिन गर्मी बढ़ा देंगे, पित्त बढ़ा देंगी, तो कई बार वो विकृति दे जाती हैं। तो आप जो भी सेवन करेंगे वो भिगा के सेवन करिए। आपकी बॉडी में नेचुरल ऑयल जाना चाहिए और उसके साथ ही
आप नेचुरल फूड लेंगे, जिसमें आप जो कहते हैं ना कि ये अपना अंकुरित अनाज आप सेवन करेंगे, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके बाद ही आपको जो भोजन लेना है वो पॉलीसैचुरेटेड फैट वाला, जैसा कि मैंने कहा ना अखरोट और बादाम, ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो इससे काफ़ी आराम मिलता है। उसके अलावा आप कच्चे प्याज का सेवन कर सकते हैं। कच्चा प्याज क्या करता है मित्रों, कच्चे प्याज में जो है ना वो सूजन को मारने वाले, सूजन को ठीक करने वाले गुण होते हैं, जो आपको काफ़ी अच्छा आराम देते हैं। उसके बाद हमें फलों में फल का सेवन करना चाहिए। अब यदि आपको कफ की समस्या है तो खट्टे फल का सेवन नहीं करें, और फलों का सेवन आप दिन में करें, 10 से 4 के बीच में करें, आपको समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा आपको पालक, गाजर, ये कोई भी खा सकता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को काफ़ी अच्छा लाभ देती हैं, हमारी समस्या से हमारे समाधान में काफ़ी लाभ देती हैं। अब मित्रों जो नहीं करना है मैं आपको पहले वो बता दूं, यदि आपको ये समस्या है तो धूम्रपान आप ऐसे छोड़ दीजिए। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो धूम्रपान, नशा वाली कोई भी चीज़ आप सेवन नहीं करेंगे। चाय कॉफ़ी का सेवन आप बंद कर देंगे, और साथ ही आप शराब वगैरह पीते हैं, कोई भी नशा आप करते हैं, कैसा भी नशा आपको, तो उसको आपको छोड़ना ही आपके लिए विकल्प और समाधान है। आप बाजार का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाजार के खाने में जो एसिड वगैरह ज़्यादा बनता है, जो एसिडिक तत्व होते हैं वो हमें ज़्यादा नुकसान करते हैं, जो हमने स्वास्थ्य नियम में बताएं, इसलिए मैं उसको अलग से पूरा नहीं बताती हूँ। तो आप वो करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। उसके बाद मित्रों आपको दूध की चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जी हाँ, घी है, पनीर है, ये चीज़ आप सेवन नहीं करेंगे, पर दूध आप सेवन कर सकते हैं। दूध में आपको सेवन कैसे करना है, आप दूध गर्म कर लीजिए, और गर्म दूध को आपको क्या करना है, एक गिलास में थोड़ी सी 2 चुटकी, यदि आपको कफ ज़्यादा है, आप ध्यान रखेंगे, यदि आपने ये लाल या ऑरेंज कलर लगाया है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, लाल और ऑरेंज कलर लगाने वालों को क्या करना है, वो पीले हल्दी का कलर भी लगा सकते हैं, दिक्कत नहीं आती है, कलर हमें चाहिए, मेन वो चीज़ है। तो क्या करना है आपको, 2 चुटकी से नहीं, फिर आपका 1/4 चम्मच आप हल्दी ले सकते हैं ग्लास में, उसमें एकदम उबलता हुआ दूध डाल दीजिए। उस दूध को ऐसे ही ठंडा होने दीजिए, रख दीजिए साइड पे, ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। ये हल्दी वाला अच्छा खासा दूध बन जाता है, और इसको आप बाद में नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना आप गर्म पी सकते हो उतना गर्म रह जाए, उसके बाद आप इसको पी लीजिए। आप हल्दी साथ में मिला के पीते रहिए, ताकि हल्दी भी आपके शरीर में जाए, आपके फ़ायदा करेगी। और जिनको लाल बलगम है, यानी कि जिनको सूखा हुआ बलगम आ रहा है, लाल जैसा आ रहा है, यानी कि घाव वगैरह हैं, तो उनको हल्दी इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी। उनको 2 चुटकी हल्दी लेनी है, और उसमें कोई ऐसे ही बनाना है, दूध उबलता हुआ डाल दीजिए, उसको ऐसे ठंडा होने दीजिए, और उनकी हल्दी कम रहेगी, उसमें हल्दी की मात्रा कम रहेगी। और हाँ, इसके आगे मैं आपको बता दूँ, आप कुछ हर्बल टी जिसे आप कहते हैं, हम उसको हिंदी में सीधी भाषा में काढ़े कहते हैं, आप गिलोय का काढ़ा ले सकते हैं, आप अर्जुन का काढ़ा ले सकते हैं। यदि वात और पित्त ज़्यादा है तो अर्जुन का काढ़ा लेंगे, वो आपको ज़्यादा फायदे करेगा। लेकिन यदि आपको कफ की समस्या है तो आप ये गिलोय है, तुलसी है, इसके अलावा इसमें आप मिला सकते हैं काली मिर्च है, सौंठ है, अदरक है, ये आप मिला के इसको उबाल के इसकी चाय बना के पी सकते हैं। पर चाय पत्ती ना डालें, चाय पत्ती डालने की नहीं है। हाँ, हरी चाय है तो डाल सकते हैं, जो लेमन ग्रास जिसको बोलते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, और ये आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगी। मित्रों ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शायद मैंने एक प्लेलिस्ट और दी है भेषज औषध के नाम से, वो आप यदि देखेंगे तो उसमें आपको कुछ वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें हमने इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं उस पर वीडियो दिया है। उसमें हम आपको कैसे बनाने का तरीका भी हमने बताया। आप चाय की तरह बना के उसको पी सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो आप करिए, आपको काफ़ी फायदेमंद है। अब मित्रों वैसे तो कफ वालों को दूध मना होता है, लेकिन आपको कफ है लेकिन आप हल्दी वाला दूध पीते तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, पर बाकी दूध की चीज़ें आपको नुकसान करेंगी, इसलिए आपको बाकी दूध की चीज़ें नहीं लेनी है। अब यदि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, कहा ना कफ है तो आप गले में है छाले वगैरह, तो आपको क्या करना है, करारे कर लिए हैं आपने। उसके अलावा आप एक नीलगिरी का जो तेल आता है ना, उसको पानी गर्म कर लीजिए, उसकी भाप लेनी है आपको। पर मित्रों ध्यान रखें कि आप किसी इलेक्ट्रिक की भाप ना लें, उसमें कई बार कुछ लोगों को पानी उड़ के आ जाता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे केस आए हैं, किसी का पैर जल गया, किसी का मुंह जल गया, यहाँ पे किसी को जल गया, तो ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए हम कहते हैं भाई आप तपेले में पानी गर्म कर लीजिए, तो उसमें नीलगिरी का तेल डाल लीजिए, या आप कपूर भी सूंघ सकते हैं। कपूर उसमें पानी में डालने की आवश्यकता नहीं होती है, एक कपूर की छोटी सी पोटली बना लीजिए, तो वो आप ऐसे सूंघ सकते हैं, उससे आपको जलन नहीं होगी, चुभन नहीं होगी, उल्टा आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगा। तो यदि आपको कफ है तो आप थोड़ा सा उसमें अमृत धारा भी ले सकते हैं, और नीलगिरी का तेल भी आप सूंघ सकते हैं, और अमृत धारा का जो पानी बना के आप उसका भी भाप ले सकते हैं। विक्स की भाप ना लें, वो कई बार हमारे शरीर में बहुत हानिकारक कर जाती है, और विक्स में कई बार समस्या क्या होती है, क्योंकि मेरे बच्चे को मैंने देखा था, छोटा था, सर्दी हो जाती थी, कफ हो जाता था, उसको मैंने विक्स 2-3 बार लगाए तो उसको वहाँ ये घमौरियाँ निकल आती थी, उसको ये समस्या हो जाती थी, इसलिए मैंने कभी उसको फिर विक्स लगाया ही नहीं।
तो विक्स में जो केमिकल आ जाते हैं वो नुकसान कर जाते हैं। और मित्रों, यदि आपको कफ की समस्या आपको लगता है कि 1-2 बार लेने से पता चल जाएगा कि आप जो अमृत धारा वगैरह का भी लेंगे ना, जो भाव वगैरह, उसमें भी किसी किसी को जलन चुभन होने लग जाती है, तो आप क्या करिए, अदरक, तुलसी, पुदीना, इनको मिला के पानी में उबाल लीजिए, पानी में उबालिए और उसकी आप भाप लेंगे। दिन में 2 से 3 बार आप इसकी भाप लीजिए। ये भाप किसी को भी नुकसान नहीं करने वाली, सबके लिए फायदेमंद है। जैसा भी कैसा भी ब्रोंकाइटिस है उसके लिए भाप बहुत फायदेमंद है। तो एक प्रयोग मैं आपको घरेलू बता दूं होम रेमेडीज़ के रूप में, जो आपको बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत सरल है मित्रों। आपको क्या करना है, 4 से 5 ग्राम जितना अलसी लेनी है, 4 से 5 ग्राम जितना सफ़ेद तिल लेने हैं। पॉलिश वाले तिल ना लें, बिना पॉलिश के तिल लें, सादा तिल लें, वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और आप इकट्ठा चाहें तो 250-250 ग्राम पीस के रख लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि मिलाना ही है, पीस के रख लीजिए तो साथ में काम करेगा। और जब आप इसको लेंगे ना, इसमें चुटकी भर नमक मिला लीजिए, नमक सेंधा अच्छा है वो मिला लीजिए। और उसमें आपको मिलाना 1 चम्मच जितना शहद मिलाना है और इसको आप चाट लीजिए। और चाटने के बाद आपको क्या करना, ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना। ये आपके श्वसनीय सोथ यानी कि ब्रोंकाइटिस को बहुत जल्दी आराम देता है। ये आप रात को सोते समय ले सकते हैं और आप चाहें तो उसको दिन में ना लें, सोते समय लें, अच्छा काम करेगा। और मित्रों, मैं आपको 2-3 बातें और बता दूं, आसन और मुद्रा क्या क्या करनी है आपको बता दूं। मित्रों, यदि आपको कफ की समस्या है, यानी कि आपको कफ ज़्यादा है, तो आपको एक ये मुद्रा लगानी है। जैसे मैंने कहा ना, कफ पीला वाला आ रहा है, आपको ज़्यादा छाती वगैरह जाम है, तो ये आप मुद्रा लगाएंगे, इसे लिंग मुद्रा कहते हैं। आप ऐसे लगा के बैठ जाएंगे। ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड की उंगली नीचे है और लेफ्ट हैंड का अंगूठा खड़ा है और राइट हैंड का अंगूठा बाहर की तरफ ऐसे बंद है। लिंग मुद्रा है ये। मुद्रा वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसको विस्तार से बताया, वहाँ विस्तार से देख सकते हैं, इसके फायदे भी बताएं। उसके अलावा मित्रों, एक सूर्य मुद्रा होती है। सूर्य मुद्रा में क्या करना होता है, ये हमारी जो उंगली है ना, उसको हमें अंगूठे के मूल में लगाना है, इस तरह से। देखिए, ध्यान से आप देख लीजिए, और उसको ऐसे रख लेना है। यानी कि हमारी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर हमारी ये निकल गया, तो इसको निकाल दूँ। और हाँ, मोड़ना नहीं है, जब टेप लगा तो उसके बाद आप मोड़ नहीं सकते हैं, मोड़ने में दिक्कत होती है। तो आप जो रिंग फिंगर है ना, उसको अंगूठी के मूल में लगाइए, अंगूठी से उस पर हल्का सा प्रेशर दीजिए और आप ऐसे आपको बैठ सकते हैं। ये आप 10-15 मिनट से लेकर आधा घंटा कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, तो मुद्राएं करने में यदि आपकी बॉडी में हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसको छोड़ दीजिए। चक्कर आए तो इमीडिएट बंद कर दीजिए, आगे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचे कि मैं और कर लूँ तो फायदा हो जाएगा, नहीं। और यदि आपको गर्मी बढ़ रही है तो आपको एक काम करना है, आपको शक्ति मुद्रा लगानी है। ये देखिए, शक्ति मुद्रा इस तरह से अंतिम दोनों उंगलियां अंगूठी से मिला देनी है और ऐसे रख लेना है ये मुद्रा। और मित्रों, आसनों में आप जो आसन कर सकते हैं वो आसन है, सर्पासन आप करेंगे, ये आपको फेफड़ों में काफ़ी लाभ देगा। हलासन, सर्वांगासन, ये आपको काफ़ी लाभ देते हैं। उसके अलावा सेतु बंधासन भी काफ़ी लाभ देता है। आसन की प्लेलिस्ट में सारे आसन आपको मिल जाएंगे। और एक मत्स्यासन आता है, जिसमें लेट के पद्मासन में लेट के वो सुप्त पद्मासन भी कुछ लोग उसको कहते हैं, वो भी करेंगे, उससे भी हमारे फेफड़ों में काफ़ी आराम मिलता है। तो ये आसन आपको काफ़ी लाभ देते हैं, तो ये आसन आप साथ में कर सकते हैं। अब मित्रों, मैंने आपको अपने हिसाब से सारी जानकारी दी है। अब क्या बच गया वो आप मुझसे प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, पर हाँ, निर्देशों को ध्यान से पालन करेंगे तो आपको पूरा समाधान मिलेगा। मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, जैसा कि मैंने बताया पहले कि कौन कौन से लिंक मिलेंगी, दवा मुक्ति, संपूर्ण स्वास्थ्य नियम, संपूर्ण प्राणायाम, उसके बाद व्यायाम, उसके बाद आपको मिलेगा क्या कि भाई आसन, मुद्रा, सब प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का भी लिंक मिलेगा, हमारा नंबर भी मिलेगा। कई बार आप लोग कहते हैं ना नंबर नहीं है आपका, नंबर दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएंगे आपको, तो आप हमें वहाँ संपर्क भी कर सकते हैं, हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को एक होता है कि आपसे बात करनी है, तो उसके लिए कंसल्टेंसी ज़रूरी हो जाती है, तो आप हमसे कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।